नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। यह अहम खबर आ रही है। हेमकुंड साहिब उच्च हिमालय में 15,225 फीट पर सिखों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है और आज सुबह घांगरिया से पंच प्यारों के नेतृत्व में यात्रा हेमकुंड साहिब पहुंची। करीब 9 बजे पंच प्यारों के अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड गर्भगृह से दरबार साहिब में लाया गया तो सेना के बैंड के मधुर ध्वनि के बीच 3,000 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं की संगत के बीच हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशोत्सव के साथ ही हेमकुंड साहिब के दर्शन पूजन शुरू हो चुके हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत का दौरा है। चंपावत में जनसंपर्क करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 31 मई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसके लिए तैयारियां बीजेपी की ओर से जोरों शोरों से की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस भी फील्डिंग जमा रही है तो दूसरी तरफ डेरा डाला जा रहा है स्टार प्रचारकों की तरफ से कि धामी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया जाए और इसके लिए तैयारियां देखी भी जा रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचेंगे चंपावत के दौरे पर, जहां एक बार फिर से जनता के बीच मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जनता का विश्वास हासिल करने की पूरी कोशिश देखी जा रही है। जहां से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने जीत हासिल की थी और यहीं से निर्मला गहतोड़ी हैं सीएम धामी के सामने कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। देखना होगा कि इस ब्राह्मण बाहुल्य इलाके में किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी धाक जमा पाते हैं इस उपचुनाव में, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है सीएम धामी के लिए। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है और इससे पहले उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी है। तो बड़े मार्जिन से सीएम पुष्कर सिंह धामी ये जीत हासिल कर पाते या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कैलाश गहतोड़ी ने उनके लिए ये सीट छोड़ी है ताकि जो उनका जनाधार है वो सीएम धामी के खाते में जा सके, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये देखा जा रहा है कि इस उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। तो आज पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनसंपर्क करेंगे, जनता के दिल को टटोलेंगे, नब्ज टटोलेंगे एक बार फिर से। जाहिर तौर पर खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब एक बार फिर से उपचुनाव के लिए ये बड़ी तैयारी देखी जा रही है बीजेपी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों का भी जमावड़ा लगने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। प्रचार प्रसार एक बार फिर से ये दौर शुरू होगा और दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जनसंपर्क करेंगे, चंपावत की जनता के बीच नजर आएंगे। 31 मई को चुनाव होने हैं, इसके लिए पूरी तैयारी देखी जा रही है। तो मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं रखी जा रही है और इसके लिए स्टार प्रचारकों का भी अलग अलग क्षेत्रों में जमावड़ा लगेगा। तो विधानसभा चुनाव में 47 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी अब एक बार फिर से मैदान में डट चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव में विजयी बनाना है। बीजेपी प्रवक्ता विजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय गोयल जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। माफ कीजिएगा, विनय गोयल जी। विनय गोयल जी, देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है, 31 मई को चुनाव होने हैं। क्या समझा जाए, किस स्तर पर बड़ी तैयारी, क्योंकि कांग्रेस ने भी फील्डिंग जमा ली अपनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को नया विजय का कीर्तिमान बनाने के उद्देश्य से लड़ रही है। कांग्रेस पहले से मैदान छोड़ चुकी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय का एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए वहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ता और समस्त हमारे वरिष्ठ नेतृत्व काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब 3 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तो इन सब की मेहनत का फल आपको उन परिणाम में दिखाई देगा। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए
एक बार तो खटीमा से चुनाव हार चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, अब चंपावत में उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या बीजेपी को लग रहा है कि चंपावत के उपचुनाव में सीएम धामी को बड़ी जीत हासिल होगी, बड़े वोटों के मार्जिन से जीतेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी? निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल होगी, और वो जो बातें आप कह रहे हैं तो पुराने समय की बातें हो चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नए कलेवर के साथ, नए उत्साह के साथ काम कर रही है, और नए विजय का कीर्तिमान बनाने के लिए हमारे सब कार्यकर्ता वहां पर समर्पित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जी का ये कहना है कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से समर्पित हैं और नए कलेवर के साथ बीजेपी मैदान में एक बार फिर से हाजिर है। और चार धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर, 56 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अब तक मृतकों में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो 56 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है अभी तक। जहां 3 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई और इसके बाद अब तक कईयों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कईयों की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई। अव्यवस्था के भी आरोप लगे, जहां यह दावा किया जा रहा था कि चारधाम यात्राओं के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, हर तरह की सुविधाएं रहेंगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार ये निशाना साधा जाता रहा कि चारधाम की व्यवस्थाओं में कमी रखी गई है। 3 मई से शुरू हुई थी ये यात्रा, लेकिन अब तक कई तरह की कमियां उजागर हुई। विपक्षी पार्टियों की ओर से कई तरह की कमियां उजागर की गई, और जितने भी यात्री वहां पर पहुंचे, यात्रियों की ओर से भी ये कहा गया कि उचित प्रबंधन यहां पर नहीं है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि 45 दिन के लिए जो संख्या सीमित की गई है, अब क्या नया देखने को मिलता है? क्या कोई और भी उचित प्रबंध किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की असुविधा का सामना इन चारधाम यात्रियों को ना करना पड़े? तो चारधाम यात्रा के लिए भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू की जाएगी। टोकन के हिसाब से ही यात्री दर्शन कर पाएंगे। तो सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है, और टोकन के हिसाब से ही सभी यात्री पहुंचेंगे। पहले आपने देखा कि चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रतिबंधित कर दी गई कि अगर यात्री चारधाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर आ रहे हैं तो उन्हें आने की अनुमति होगी, लेकिन जो यात्री वहां पर पहले से मौजूद थे उन्हें ऋषिकेश से ही वापस लौटाया जा रहा था, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं किया गया था। तो अब यह देखना होगा कि टोकन व्यवस्था का कितना असर पड़ता है। क्या इससे भीड़ कम होगी? क्या जो आरोप अभी तक लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं है, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है, लाखों की संख्या में यहां पर भक्तगण पहुंच रहे हैं, और मौत की भी खबरें अभी तक सामने आ चुकी है, तो क्या इससे अब तमाम इन अव्यवस्थाओं पर रोक लगेगी? मुख्य सचिव महोदय जब भ्रमण के लिए गए थे, उस समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग उसके लिए यात्रियों के लिए वो सुविधा प्रदान करें। दूसरा ये था कि यात्रियों को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं, घूमते हैं, तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है, और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन। तो चारधाम यात्रा में टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी सरकार की ओर से अब की जा रही है। देखना होगा कि इससे चारधाम यात्रा में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्या यात्रियों की संख्या इससे सीमित हो जाएगी और सुविधाजनक दर्शन हो पाएंगे यात्रियों को? चारों धामों के लिए जो संख्या पहले से ही सीमित कर दी गई है, अब टोकन व्यवस्था जब शुरू की जाएगी तो इससे कितना असर पड़ने वाला है चारधाम यात्रा पर? क्या जो मौत का सिलसिला लगातार जारी है यह भी थम जाएगा? ये कई बड़े सवाल हैं। तो टोकन के हिसाब से ही अब यात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। तो अब चारधाम यात्रियों को लंबी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
टोकन व्यवस्था क्योंकि जल्द शुरू करने की कवायद हो रही है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और इसे देखते हुए ही पर्यटन विभाग अब सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है और इसका फायदा यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को होगा। यात्रियों को टोकन दिए जाने के बाद उन्हें धाम में लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, न ही दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बार कोरोना के 2 साल बाद पूरी तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अब तक और ऐसे में प्रशासन पर अव्यवस्था के भी आरोप लगे। कई यात्रियों ने यात्रा के दौरान परेशानियों की भी बात कही है। इसके बाद अब पर्यटन विभाग सतर्क हुआ और यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए टोकन व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। इसका सैंपल भी तैयार किया गया है। तो टोकन नंबर के हिसाब से ही दर्शन कर पाएंगे यात्री। जिन लोगों को लाइन में खड़े होने में असुविधा हो रही है, इस नंबर के जरिए उन सभी को राहत मिल जाएगी। जिस तरह से आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो आपको टोकन नंबर दिया जाता है, उस टोकन नंबर के हिसाब से आपको इंतजार करना पड़ता है और आपको अपनी बारी आने पर सामान मिल जाता है। तो कुछ इसी तरह से चारधाम यात्रा की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि यात्रियों को लाइन में ना लगना पड़े। और देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय, अब टोकन की व्यवस्था शुरू की जाएगी, किस तरह से होगी ये टोकन की व्यवस्था और कब से शुरू होने जा रही है? देखिए, पिछले दिनों मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों केदारनाथ धाम के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखा। बद्रीनाथ का भी उन्होंने निरीक्षण किया कि किस तरह से यात्रा व्यवस्थाएं चल रही हैं और ऐसे में जो तीर्थयात्री दूर दराज से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, उनको कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका त्वरित गति से समाधान किया जाए। और भारी तादाद में चूंकि लोग यहाँ आ रहे हैं तो ऐसे में डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों ने आपस में चर्चा की, विचार किया और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों के लिए टोकन की व्यवस्था की जाएगी ताकि मंदिरों में उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, चूंकि सरकार ने संख्या जरूर निर्धारित की है लेकिन उसके बावजूद काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तीर्थयात्रियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर टोकन की व्यवस्था रहेगी तो उन टोकन पर समय निर्धारित होगा कि कितने बजे वो दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। तो ऐसे में तीर्थयात्रियों को भी असुविधा नहीं होगी और चूंकि जल्द इस पे कार्रवाई की जा रही है तो संभवतः अगले महीने यात्रियों के लिए टोकन पाने का क्या प्रोसेस रहेगा अजय? देखिए, जो तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा करके आगे धामों में पहुंच रहे हैं तो ये व्यवस्था की जा रही है कि एक निश्चित स्थान पर उस धाम के कुछ दूर पहले सभी तीर्थयात्रियों को, चूंकि जो वहां पर पहुंचे रहेंगे, उनको टोकन दिया जाएगा और एक संख्या के अनुसार ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। बाकी के लोगों को वही बीच में ही व्यवस्थित तरीके से सरकार द्वारा रोक लिया जाएगा ताकि जो तीर्थयात्री आगे जा रहे हैं वो बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें और जो बाकी के लोग यहाँ पर रोके जाएंगे उनके लिए भी सरकार की ओर से तमाम इंतजाम किए जाएंगे ताकि उनको भी वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी भी यात्री को असुविधा ना हो, इसके लिए ये तमाम उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। और यमुनोत्री धाम में यात्रियों के फंसे होने के मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि केवल एक दिन के लिए दिक्कत हुई थी, रास्ता टूटने की वजह से परेशानी हुई थी, लेकिन अब रास्ते पर काम चल रहा है और छोटी गाड़ियां अभी भेजी जा रही हैं और इसके साथ ही प्रशासन की ओर से तैनात की गई शटल टैक्सी की सहायता से बस से यात्रियों को भी ले जाया जा रहा है। किसी भी तरह से कोई यात्री फंसा हुआ नहीं है। तो डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सभी एसपी और पुलिस के आला अधिकारी उनके टच में हैं, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देखिए, एक दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए यमुनोत्री में जो है रास्ता बाधित हुआ था और उस कारण से थोड़ी परेशानी आई थी, किंतु रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया था और हमने जो बड़ी बसें जो नहीं जा पा रही थी उनके लिए भी शटल का वो लगवा दी थी टैक्सी।
तो मेरे विचार से कोई कहीं किसी को परेशानी नहीं है। मैं पल पल अपने एसपी के टच में हूँ और यात्रा पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सुगम चल। तो चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है और उससे पहले कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकाने और बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया है। गहतोड़ी ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि चंपावत उपचुनाव में निर्मला गहतोड़ी बीजेपी के प्रत्याशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि बीजेपी उन्हें कार्यालय नहीं खोलने दे रही है। निर्मला गहतोड़ी ने बीजेपी पर मातृशक्ति का अपमान करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी पर धन बल का प्रयोग, चुनाव को प्रभावित करने के गंभीर आरोप इस तरह के लगाए हैं। तो चुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा और 3 जून को नतीजे आ जाएंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी अब खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। हरीश धामी धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन वो खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। विधायक हरीश धामी की माने तो कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं उस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अब पूछने की जरूरत है। विधायक हरीश धामी ने कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, जिस पर पार्टी के नेताओं को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। मैंने कहा कि मैं खुद को कांग्रेसी नहीं मानता। देखिए, ये सवाल आप अगर प्रदेश अध्यक्ष से या फिर कांग्रेस के जो जिम्मेदार पदों पे हैं उनसे पूछे तो बेहतरीन होगा। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कांग्रेस को? मुझे देखिए, मैंने जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो कार्रवाई करनी कांग्रेस करे। मैं अभी अपने आप को कांग्रेस में नहीं समझता। मैंने जिस दिन ऐलान किया था मैं उस दिन से अपने आप को कांग्रेस से बाहर महसूस। लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा हो क्यों रहा? पार्टी के अंदर हो क्यों रहा, बिखराव हो क्यों रहा? क्योंकि आप भी तो नाराज है। किसी ने जहाज डूबने से पहले आदमी अपने को बचाने के लिए। और मसूरी में नगर पालिका द्वारा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने को लेकर बीजेपी मंडल में भारी आक्रोश है। मसूरी के मुख्य चौराहों पर शौचालय की भारी कमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नगर पालिका प्रशासन से कई बार आग्रह किया गया है कि मसूरी नगर के मुख्य चौराहों पर शौचालय की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि पर्यटकों को दिक्कत न हो। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी पिक्चर पैलेस चौक सहित अन्य मुख्य चौराहों पर एक आधुनिक सेवा सुविधाओं से लैस शौचालय का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर नगर पालिका द्वारा पिक्चर पैलेस चौक के साथ अन्य मुख्य चौकों पर शौचालय निर्माण के लिए कार्यवाही नहीं की जाती है तो वो संगठन और मसूरी की जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। मैंने आज भी इस बात को रखा है कि कई जगह जिस तरह से हमें जो बेसिक फैसिलिटी है टूरिस्ट को वो नगर पालिका नहीं दे पा रही है, तो ये कई बार बोलने के बाद भी जमीनी स्तर पे कोई काम ना करना ये दिखाता है कि नगर पालिका का ध्यान इस ओर कहीं नहीं है कि जो पर्यटक आ रहा है उसको क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा है कि पिक्चर पैलेस पे ऐसा जंक्शन है जहाँ पर उधर आने वाला टूरिस्ट वहाँ पर रुकता है और जो विशेषकर महिलाएं हैं उनको जो है अपना जो वॉशरूम वगैरह के लिए लिटरली जो है होटल्स को जो है बैक करना पड़ता है। तो मैंने एसडीएम साहब के माध्यम से इनको नगर पालिका को कहा है कि आप इसको तुरंत इसमें कोई कार्रवाई करें, और यदि नहीं करेंगे तो मैं आपको आज बता दूं कि यदि ये 15 दिन के अंदर कोई नगर पालिका ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं नगर पालिका के खिलाफ जो है धरने पे बैठूंगा। लेकिन वहाँ पर जो है स्वास्थ्य ये जो अपने टॉयलेट की व्यवस्था है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वहीं पर मेरा ऑफिस है और मैं देखता हूँ कि किस तरह महिलाएं लिटरली बैक करना पड़ता है। वो बेचारी इतने परेशान रहते हैं कि किस होटल में जाएं, किस तरह से लोगों से बैक करें। तो इसलिए हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो शहर में हमारा जो टूरिस्ट आ रहा है। और हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल के कैप्टन बार में अचानक से भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो तस्वीरें आपके सामने किस तरह से पेंटागन मॉल में अचानक से आग लग गई और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बजे हमें सूचना मिली थी एमडी से
मैंने भी संज्ञान लिया था। तुरंत हमारी 3 गाड़ियाँ मूवमेंट हो गई थी और लगभग 1 घंटे में काबू कर लिया गया पूरा। उनका आकलन इनके सीए के द्वारा जो दिया जाएगा उसको देखते हुए बाद में उसका आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। इनका डीवीआर जो अंदर लगे थे सीसीटीवी के अंदर उसको मैंने ले लिया है। उसके बाद उसको देख कर लगेगा कि क्या है। और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर असर भी पड़ सकता है, तो इसको देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में बारिश का, और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए 4 धाम यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन मार्गों पर असर पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।